हमारे दरगाह की सीढ़ियों तक पहुंचने के वक्फे में वो दोनों माँ बेटी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा चुकी थीं। काशिफ ने जानबूझकर अपनी जीप कार के बिल्कुल करीब लाकर खड़ी कर दी थी। कार का वो बावर्दी शोफर आज भी उसी तरह कार की सफाई में मसरूफ था। उसकी जीप से उतरते हुए मुझ पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में शनासाई की एक झलक लहराई। जल्दी से सलाम करके बोला, अरे साहब, लगता है आप भी हमारी बेगम साहिबा की तरह हर जुमेरात को यहाँ आते हैं। नहीं, हमारी तो ये दूसरी ही जुमेरात है। दरअसल मेरे दोस्त को इस दरगाह की जियारत का बहुत अरमान था, सो इस हफ्ते उसे यहाँ लेकर आया हूँ। काशिफ मेरा इशारा समझ गया और गाड़ी के गिर्द घूम फिर कर ड्राइवर से बातों में मशगूल हो गया। ड्राइवर ने चूंकि आज हमें खुद एक बेहद कीमती गाड़ी से उतरते देखा था, इसलिए उसके रवैये में मरूबियत की एक वाज़ेह झलक दिखाई दे रही थी। मैं काशिफ को ड्राइवर से मालूमात लेता छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दरगाह के सहन में जा पहुंचा। आज मैं जूते उतारना नहीं भूला था। सहन में पिछली जुमेरात की तरह लोगों का एक मेला सा लगा हुआ था और बेहद भीड़ थी। मुझे अब्दुल्ला कहीं दिखाई ना दिया। मैंने उस माहिर की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो दोनों माँ बेटी मुझे दरगाह की मरकजी इमारत के बरामदे में बनी पत्थर की जाली के करीब बैठी हुई दिखाई दी। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो पहली मर्तबा इस लड़की को देखने के बाद हुआ था। यकायक आसपास की सारी भीड़, सब लोगों का हुजूम और उनका सभी शोर एकदम मौकूफ सा हो गया। फिजा जैसे साख सी हो गई और मुझे यूं लगा कि जैसे इस वज़ीअ और संगमरमर के धुले सहन में सिर्फ मैं और वही मौजूद हैं। हम दोनों के दरमियान सिर्फ तन्हाई है और कायनात का जर्रा जर्रा खामोश है। हत्ता के आसपास की चलती हुई परवाई भी गूंगी सी होकर सिर्फ जिस्मों को छूकर गुजर रही है। अचानक कोई सवाली मुझसे जोर से टकराया और एक झटके से मेरे हवास वापस आ गए। मैं वहीं सहन में खड़ा था। जाने 2 पल गुजरे थे या 2 सदियां, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की अभी से जज्ब के आलम में दोसानों बैठी जाली की तरफ मुंह किए गिड़गिड़ाते हुए कोई दुआ मांग रही थी। मैं सहरज़दा सा उसे देखता रहा। काली चादर ने उसका दमकता नूर और भी वाज़ेह कर दिया था। और अगर मैं शायर होता तो शायद इसी लम्हे उसके हाथों की गुलाबी मखरोती उंगलियों और लरसती पलकों पर पूरा दीवान लिख डालता। रफ्ता रफ्ता लड़की का जिस्म हिचकियों से बाकायदा लरसने लगा और वो ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी माँ ने घबरा कर उसे थामा। आज उनके साथ शायद उनकी कोई खादमा भी आई हुई थी। लड़की की माँ ने सरासीनगी के आलम में उसे पानी की बोतल देने का कहा। खादमा हड़बड़ाती हुई उठकर बाहर की जानिब भागी। शायद वो गाड़ी से पानी लेने गई थी। कभी कभी लम्हे के किसी 1000वें हिस्से में इंसान का दिमाग उसे वो कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो आम हालात में वो कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही उस वक्त मेरे साथ भी हुआ। मेरे कदम खुद ही यकबयक सहन में दरख्तों के नीचे पड़े पानी के गड्ढों की जानिब बढ़ गए और मैं किसी सहरज़दा रूह की तरह पानी का गिलास लिए उस लड़की की माँ के पास जा पहुंचा। माँ ने जल्दी से बिना देखे गिलास पकड़कर बेटी के मुंह से लगा दिया। पानी पीकर उस परी की हालत कुछ संभली, लेकिन उसका रंग अब भी सरसों के किसी ताज़ा फूल की मानंद जर्द हो रहा था। माँ ने गिलास वापस करते हुए तश्कर भरी नजरों से मुझे देखा। शुक्रिया बेटा। मैं गिलास लिए चंद कदम दूर हटकर खड़ा हो गया। इन चंद लम्हों में न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरे सारे लफ्ज कहीं खो गए हैं। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। उस एक लम्हे में मुझे ज़बान और लफ्ज़ों की अहमियत और कुव्वत गोयाई से महरूम बदनसीबों की बेबसी का बहुत शिद्दत से अंदाज़ा हुआ। इतने में उनकी खादमा भी दौड़ते हुए हाथ में पानी की बोतल लिए वापस पहुंच चुकी थी। माँ ने चंद घूंट पानी की बोतल से भी लड़की को पिलाए। खादमा की मदद से लड़की को खड़ा किया और वापसी के लिए चल पड़ी। माँ ने जाते जाते एक बार फिर मेरी जाने मोहब्बत भरी निगाह डाली और ज़ेरे लब मुझे शायद कोई दुआ भी दी, लेकिन मैं यूं ही बिना पल के झपकाए साख्त खड़ा रहा। होश तो उस वक्त आया जब वो तीनों दरगाह का सैन पार करके बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल चुकी थीं। मैं एकदम हवास फाख्ता सा होकर यूं बाहर की जानिब लपका जैसे कोई मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन कर ले भागा हो। लेकिन जब तक मैं ज़ायरीन की भीड़ से उलझता रास्ता बनाता हुआ बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा, वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। ड्राइवर ने काशिफ से हाथ मिलाया और मैंने दूर ही से गाड़ी को रवाना होते देखकर बेबसी से हाथ मिले।
इस वक्त मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कुदरत ने आज खुद मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया था। मैं कम से कम उसकी माँ की दुआ का जवाब तो दे सकता था, उन लोगों की सीढ़ियों से उतरने में मदद तो कर सकता था। लेकिन मैं तो बस किसी माजूर इंसान की तरह खड़ा ही रह गया। बोझल दिल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो काशिफ मेरी जानिब लपका। क्यों शहजादे, कुछ बात बनी? मैंने काशिफ को अपनी बेबसी का अहवाल सुनाया तो उसने सर पीट लिया। क्या हो गया है यार, इतना बेहतरीन मौका ज़ाया कर दिया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मसला ही समझ आ जाता तो फिर रोना किस बात का था। काशिफ ने अपना सर झटका। बहरहाल मैंने ड्राइवर से तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली हैं। गाड़ी के मालिक का नाम हाजी मकबूल अहमद है। मुल्क के बहुत बड़े सनतकार हैं। आबाओ अजदाद यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अधेड़ औरत उनकी बीवी और लड़की उनकी बेटी है। एक मोतदल इस्लामी घराना है और हाजी साहब खुद भी दरगाहों और ज़ियारतों पर चढ़ावा चढ़ाने जाते रहते हैं। भारत में हाजी अली की दरगाह का सालाना उर्स वो कभी मिस नहीं करते। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स मुकम्मल किया है। वो पहले कभी अपने माँ बाप के साथ इन ज़ियारतों और दरगाहों पर नहीं जाती थी, लेकिन बकौल ड्राइवर पता नहीं उसकी बीबी जी को गुज़िश्ता 2 साल से क्या हो गया है कि हर जुमेरात को इस दरगाह का पहरा उन्होंने खुद पर लाजिम कर लिया है। और हाँ, लड़की माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैंने सताइशी नज़रों से काशिफ को दाद दी। मैं जानता था कि वो ड्राइवर से ज़्यादातर बातें उगलवा लेगा, लेकिन उसने मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली थी, और वो भी इतने कम वक्त में। तुम्हारी इस आला कोशिश पर मैं तुम्हें इनाम का हकदार ठहराता हूँ। काशिफ ने सादतमंदी से सर झुकाया। आपकी ज़रा नवाजी है आलीजा। लेकिन गुलाम की बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इस मकबरे का आखिरी और अहम हिस्सा सुनकर आप यकीनन अपनी पूरी सल्तनत मेरे हवाले कर देंगे। मैंने लड़की का नाम भी ड्राइवर की ज़ुबान से उगलवा लिया है। काशिफ ने मुझे तंग करने के लिए एक लंबा वक्फा लिया। मैं दम बखुद खड़ा उसकी तरफ यूं देखता रहा जैसे वो कुछ देर में मुझे उस लड़की का नाम नहीं बल्कि मुझे मेरी ज़िंदगी या मौत में से किसी एक परवाने की तहरीर पढ़कर सुनाने वाला हो। शायद मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरी तमाम समातों ने भी मिलकर कभी किसी एक लफ्ज़ को सुनने की इतनी शदीद तमन्ना नहीं की होगी जितनी इस एक लम्हे में मुझे काशिफ की ज़ुबान से वो नाम सुनने की आरज़ू थी। ज़हरा नाम है उस लड़की का। मैंने धीरे से ज़ेरे लब दोहराया। ज़हरा। उस माह कामिल का कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे आसपास दिन में ही बहुत से चांद इकट्ठे निकल आए हों। काशिफ गौर से मेरी बदलती हुई हालत देखता रहा। उसने पलटकर जीप का दरवाज़ा खोला। अगर मैं गुज़िश्ता 5 बरसों में उन 50 लड़कियों के नाम और पते ना जानता होता जो तुम्हारी ज़िंदगी में हफ्ते, 10 दिन या महीने के लिए आकर जा चुकी हैं, तो इस वक्त तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे ये यकीन करने में एक लम्हा भी नहीं लगता कि तुम उस लड़की के शदीद इश्क में मुब्तला हो चुके हो। लेकिन तुम्हारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड की वजह से मैं तुम्हें फ़िलहाल इस इल्ज़ाम से बरी करार देता हूँ। मैंने जवाब में खामोश रहना ही बेहतर समझा। जब तक हम साहिल से वापस घर पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी और शहर की रोशनियाँ जगमगाने लगी थीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर की तमाम रोशनी जैसे धीरे धीरे घटने लगी। रात तक मुझे तेज़ बुखार ने आ घेरा। मम्मा और पापा दोनों ही किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जेनवा गए हुए थे। उनकी वापसी अगली शाम तक मुतवक्का थी, लेकिन मैं उनकी आमद से पहले ही निढाल हो चुका था। मम्मा तो मेरे माथे पर हाथ रखते ही बिल्कुल बौखला सी गईं। चंद लम्हों ही में हमारे फैमिली डॉक्टर यज़वानी अपनी तमाम लवाजमात समेत मेरी ख्वाबगाह में मौजूद थे। मैंने पापा से एहतजाज किया। देखे ना पापा, यज़दानी अंकल फिर से अपनी पूरी लेबॉर्ट्री उठा कर ले आए हैं। डॉक्टर यज़दानी ज़ोर से हंसे। पापा भी मुस्कुराए। क्या करें यार, इनकी 30 साल कैरियर में सिर्फ हमने ही इन्हें अपना फैमिली डॉक्टर होने का शर्फ बख्शा है।
अब इनके तजुर्बे तो भुगतना ही पड़ेंगे ना यार। मेरी सारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं बेटा। मम्मा ने हम दोनों को गुस्से से घूरा और पापा को टोका, तौसीफ आप भी ना बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। इसे शदीद बुखार है, ये बात मजाक में टालने वाली नहीं है। डॉक्टर यजदानिया प्रॉपर चेकअप करें। मम्मा का मूड देखकर पापा ने मुझे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मुझे उनकी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद थी। इंतहाई गैर मामूली दबाव में भी उनका रवैया इंतहाई नॉर्मल रहता था। सच तो ये है कि वो एक वालिद से कहीं ज़्यादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर यजदानी ने बहुत तफसील से मेरे बुखार की तमाम अलामात नोट की और चंद टेस्ट करवाने की भी ताकीद की, लेकिन इन तमाम टेस्टों का नतीजा उनके लिए मज़ीद हैरानकुन था, क्योंकि मेरा हर तज्जिया मामूल के मुताबिक था। तो फिर ये शदीद बुखार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था? मम्मा पापा के पीछे पड़ गई कि मुझे फ़ौरन बाहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में मज़ीद टेस्ट करवाने के लिए भिजवा दिया जाए। वो तो खुद भी मेरे साथ बाहर जाना चाहती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर यजदानी को इस बात के लिए तैयार किया कि वो मम्मा को समझाएं कि अब हमारे मुल्क में भी हर बीमारी का इलाज मौजूद है और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली बुखार था। लेकिन मैं मम्मा की तबीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। अगर मज़ीद कुछ दिन मेरा बुखार ना उतरता तो फिर उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। मेरे बुखार को 5वां रोज़ था कि अचानक ही एनी सारी चंडाल चौकड़ी के साथ नाजिल हो गई। मेरा घर चिड़िया घर में तब्दील हो गया। उन्होंने आते ही सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मेरा कमरा कुछ ही देर में किसी मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगा था। मम्मा ने मेरे सारे दोस्तों को लंच करके जाने का कहा। काशिफ ने डिटाई से जवाब दिया, आंटी लंच का वक्त तो हो ही गया है, आप एक काम करें, आप डिनर की भी तैयारी कर लें, क्योंकि अब हम लोग इस मरीज का मर्ज दूर किए बिना नहीं टलने वाले। मम्मा हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। हेल्थ मिनिस्टर का पेटू बेटा जवाब बोला, यार लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? रेस वाले दिन तो तुम भले चंगे थे। काशिफ ने मानी खेस नजरों से मेरी जानिब देखा। बस यार मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, इसे रोग लग गया है, कोई चेहरा आ गया है जनाब को। एनी जोर से चौंकी। मैंने आंख के इशारे से काशिफ को मना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। एनी ने गौर से मेरी जानिब देखा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। और हाँ, काशिफ बता रहा था कि तुम दोनों जुमेरात को भी दरगाह गए थे, कहीं ये रोग वहीं का पाला हुआ तो नहीं है? मैंने खा जाने वाली नजरों से काशिफ को घूरा। किसी के पोल का ढोल पीटना तो कोई इससे सीखे। काशिफ ने घबरा कर कंधे झुकाए, लेकिन अब क्या हो सकता था। मैंने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। तुम भी किस इडियट की बातों पर यकीन कर बैठी हो? हम दरगाह गए जरूर थे यार, लेकिन एक शानदार कार के मालिक की खोज में। लेकिन एनी भी बला की ज़हीन थी, उसे मुतमईन करना इतना आसान नहीं था। उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और वो धीरे से बोली, खुदा करे कि ये खोज सिर्फ एक शानदार कार तक ही महदूद रहे। बात आई गई हो गई, लेकिन फिर सारा दिन एनी का मूड ऑफ रहा। वो लोग शाम तक मेरे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहे। जाते हुए मम्मा ने उन सब से वादा लिया कि वो लोग अब आते रहेंगे। एनी सबसे आखिर में गाड़ी में सवार हुई और मुझे देखकर हाथ हिलाते हुए बाकी सबके साथ रुखसत हो गई। मम्मा मेरे करीब ही करीब थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मानीखेज नजरों से मेरी जानिब देखा। नाइस गर्ल है ना? मुझे उनके इस अंदाज पर हंसी आ गई। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसा हो भी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा माय चाइल्ड, बस तुम खुश रहा करो। मम्मा भी मुस्कुराती हुई वहाँ से पलट गई। लेकिन हम इंसानों का शायद सबसे बड़ा मसला ही यही था कि हम कभी भी खुशी का कोई मुस्तकिल फॉर्मूला ही तलाश नहीं कर पाए थे। दो इंसानों में से कोई एक बात जो पहले के लिए खुशी का सामान कर सकती है, वही बात दूसरे के लिए इंतहाई मामूल की खबर साबित होती है। शायद खुशी का ताल्लुक हमारे अंदर की ज़रूरियात से होता है। कोई सड़क पर गिरा 1 रुपए का सिक्का पाकर भी खुशी से निहाल हो जाता है, और किसी को बिजनेस में करोड़ों का फ़ायदा भी खुशी नहीं दे पाता। इन दिनों मेरे लिए भी खुशी के मानी अक्सर बदल गए थे। गाड़ी की दौड़ और हैवी बाइक्स की रेस, जो चंद दिन पहले तक मेरा जुनून था, अब इस शुगल में भी मेरा दिल नहीं अटक रहा था। जैसे जैसे जुमेरात का दिन करीब आता जा रहा था,
मेरे अंदर फिर से एक बेचैनी सी फैलती जा रही थी। और फिर जुमेरात का दिन आ ही गया। मम्मा सुबह पापा के साथ ही निकल चुकी थी, लिहाजा मुझे रोकने वाला घर में कोई भी ना था। मैंने मामूल की तरह अपनी गाड़ी निकाली और सहपर होने से भी काफ़ी कब्ल साहिली दरगाह के दरवाजे पर खड़ा था। आज अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। ऐसे लगता था जैसे कोई खास हस्ती वहाँ आई हुई हो। ज़ोहरा की गाड़ी असर के करीब वहाँ आती थी और अभी तो ज़ोहर की अज़ानें भी ठीक से शुरू नहीं हुई थी। मैंने अब्दुल्ला की तलाश में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और फिर वो मुझे सहन के वस्त में किसी शख्स के गिर्द हजूम में एक जानिब खड़ा नजर आ गया। उसने मुझे दूर से देखते ही हाथ के इशारे से करीब बुलाया। मेरा जिस्म बुखार से फिंक रहा था और इस वक्त मुझे किसी साए की तलाश थी, लेकिन सहन के वस्त में तो सूरज एन हम सबके सरों के ऊपर आग बरसा रहा था। लेकिन मैं अब्दुल्ला के बुलावे पर इनकार न कर सका और उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। करीब जाने पर मैंने एक बारिश बुजुर्ग को लोगों के दरमियान बैठे पाया। इस बूढ़े शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था जो इंसान को उसकी जानिब दूसरी नज़र डालने से रोकता था। आसपास सभी लोग निहायत मौदब बैठे हुए थे। बुजुर्ग के हाथ में तस्बीह थी जिसे वो आंखें बंद के पढ़े जा रहा था। मुझे इस सन्नाटे से कुछ अजीब सी वहशत महसूस होने लगी थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। मैंने उलझन आमेज अंदाज में अब्दुल्ला की जानिब देखा। अब्दुल्ला ने आंखें मीचकर मुझे खामोशी से बैठे रहने का इशारा किया। अचानक इस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए जोर से गर्ज कर बोला, आ गया है तू? इतनी देर कहाँ लगा दी?